हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश एनसीईआरटी की जो बुक है फ्लेमिंगो चैप्टर सेकंड, उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश में दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम परेशानी। हम एक एक वर्ड को डिस्क्राइब करेंगे जिससे आपका जो क्लास 12th का बोर्ड है वो बहुत अच्छे से जाए। आप अभी से इसकी नोट्स बनाना चालू करें। एक एक वर्ड, एक एक स्टोरी, एक एक पैराग्राफ को बहुत ध्यान से देखें, सुने, समझे, और आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको चारों तरफ शेयर करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि सभी जितने यूट्यूबर हैं या यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो ज़रूर ये सब कहते हैं, तो जाहिर सी बात है हम तो कहेंगे ही। और इस वीडियो को उन बच्चों तक भी ज़रूर पहुंचाएं जिनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, जैसे बहुत दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, जिन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश वो नहीं प्राप्त कर पाते, या बहुत झिझक और डर होता है उनको इंग्लिश सीखने या बोलने में, तो वो इसको देख करके बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं और अच्छा खासा चुपचाप शांति से सीखें। एक्सप्लेन करें, मज़ा आएगा। ठीक है, और दूसरे से भी इसको एक्सप्लेन करना सीखें ताकि आपकी जो नॉलेज है इस इंग्लिश के लिए, चैप्टर के लिए, और अच्छी खासी बढ़ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? कौन सी चीज़ें खो गई? एक वसंत ऋतु खो गया। वसंत ऋतु का मतलब क्या होता है अभी आपको इस पूरी स्टोरी में पता चलने वाला है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उन बच्चों से जिनका बचपन छीन लिया गया, चोरी कर लिया गया, उन कहानियों में से एक ये भाग है लॉस्ट स्प्रिंग। देखते हैं। अबाउट द ऑथर, जो लेखिका है उनके बारे में जानेंगे। इनकी लेखिका का नाम, अब जो अनीस जंग जी हैं उनका जन्म कब हुआ? 1964 में हुआ। कहाँ पैदा हुई वो? राउरकेला में। उन्होंने अपना बचपन और आगे का समय कहाँ गुजारा? हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सोचिए कितनी पढ़ी लिखी हैं वो। ठीक है ना। सबसे पहली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ प्राप्त की? हैदराबाद में। उसके बाद आगे की शिक्षा उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राप्त की, वो वहाँ भी पढ़ने के लिए गए। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों के दोनों कौन थे? लेखक या और लेखिका। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग जी ने अपना कैरियर, अपना आगे की जो जीवन है वो किस तरह से स्टार्ट किया? एक लेखक के तौर पे, बतौर लेखक स्टार्ट किया, भारत से ही। सी हैज़ बीन एन एडिटर, एडिटर मीन्स संपादक, एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत के बड़े बड़े जो अखबार हैं और विदेशों के बड़े बड़े अखबार हैं उनके लिए इन्होंने संपादन का काम किया, कॉलम्स लिखने का काम किया। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कई किताबें लिखी। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग्स। ये जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये एक छोटा सा टुकड़ा है, किससे लिया गया है? उनकी एक कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग का। जो लॉस्ट स्प्रिंग की कहानी आप पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा टुकड़ा है, किसका? स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उन तमाम बच्चों की कहानी जिनसे उनका बचपना छीन लिया गया, गरीबी की वजह से, मुसीबत की वजह से, और किसी न किसी सामाजिक आर्थिक परेशानी, प्रॉब्लम की वजह से जिन बच्चों ने अपना बचपन खोया उनके ऊपर इन्होंने कहानी लिखी। समाज के ऊपर खासा समाज को आईना दिखाया कि देखें जहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, वहाँ पे गरीब बच्चों का ये हाल है। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम। कंडेम का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा निंदा करना, किसी की बहुत ज़्यादा भत्सरना या बुराई करना। दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऐसी गरीबी जो निरंतर चलती है, एक ऐसी परंपरा जो गरीबी में इंसान को जकड़े रहती है, उसकी वो निंदा करती हैं। उन तमाम लोगों को जो बच्चों का अनुचित लाभ उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें काम पे रखते हैं और बहुत कम पेमेंट देते हैं। और इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ जहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े नेता राजनेता हैं, और उन्हीं नेता राजनेता जो बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए छोटे छोटे प्रोग्राम में, फंक्शंस में वो ख़राब कर देते हैं। लेकिन वहीं पे उन्हीं के एरिया में, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीब बच्चे, गरीब लोग, कभी भी इनका जीवन का स्तर सही नहीं हो पाता है। ये कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। कवि जो होते हैं, लेखक जो होते हैं, वो अपने कलम से हमें और आपको और समाज को और तमाम उन बड़े बड़े लोगों को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो चलिए, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हम इसे क्वेश्चन आंसर के लिए ही नहीं बल्कि अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए, एक अच्छी नैतिकता सीखने के लिए भी सीखेंगे।
चलें स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है सेंटेंस से। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मैं कचड़े में, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचड़े में एक आध रुपए प्राप्त कर लेता हूँ, पा लेता हूँ। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps for my neighborhood। कोई भी जो अच्छी कहानी होती है वो एकदम स्टार्टिंग से शुरू नहीं होगी कि एक बार की बात है मैं यहाँ रह रही थी तो मैं देख रही थी। जो बड़ी कहानियाँ, बड़ी मूवीज़, ये जो स्टार्ट होती है मिडल से, बीच से, टर्निंग पॉइंट से, मेन पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो ये कहानी भी स्टार्ट होती है लेखिका और साहिब की मुलाकात से और एक दूसरे के एनकाउंटर से। एनकाउंटर का मतलब होता है एक दूसरे का आमना सामना होना, गोली मार देना नहीं। एक एनकाउंटर का मतलब होता है एक दूसरे का आमना सामना होना, और दूसरा एनकाउंटर पुलिस में होता है, जो पुलिस एनकाउंटर करती है किसी बहुत बड़े अपराधी का, जो कस्टडी से भागने और पुलिस वालों को लिए खतरा बनता है। तो चलें, ये कहती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। मैंने साहिब से पूछा, वो साहिब जो मेरे आस पड़ोस में रोज घूमा करता था और मेरे जो आस पड़ोस में गार्बेज डम्प्स था, यानी कचड़े का जो ढेर लगा था, जहाँ पूरे मोहल्ले वाले, पूरे घर के लोग कचड़ा फेंका करते थे, वहाँ वो घूमता रहता था। और जब मैंने उससे पूछा तुम यहाँ पे क्या ढूंढते हो, क्या करते हो, स्क्राउंजिंग मीन्स छानना, कुछ छानना बीनना, वो कहता है कि मैं यहाँ पे सोना ढूंढता हूँ, गोल्ड। अब कचड़े में थोड़ी ना गोल्ड पड़ा है कि मिल जाएगा, लेकिन उसका कहने का मतलब था 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये गलती से लोग जो गिरा देते हैं और झाड़ के फटकार करके फेंक देते हैं, कचड़े के साथ चला जाता है। गरीब बच्चे के लिए 1 रुपये, 2 रुपये ही बहुत है। वो कहता है मैं गोल्ड ढूंढता हूँ। गोल्ड का मतलब यहाँ पे 1-2 रुपये से है, ठीक है, सोने से नहीं है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो सेट एमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। हिज होम इज, ये क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है, शुरू में ही मिल गया आपको। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। साहिब ने अपना घर छोड़ दिया एक लंबे समय से। कैसे, उसका घर कहाँ पे था, पहले ढाका पे था। ढाका के हरे भरे खेतों में उसका घर था, बड़े खेत बाड़ी थे, सब कुछ था। लेकिन क्या हुआ, अब उसके लिए सपने की तरह है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स का मतलब होता है तूफान, दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे मीन्स बहा करके ले जाना। देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने बताया, किसकी माँ ने, साहिब की माँ ने साहिब को बताया कि बहुत सारे बांग्लादेश में, जो ढाका उसकी राजधानी, वहाँ पे बहुत सारे तूफान आते हैं, जिसकी वजह से उनका खेत और घर पूरे तूफान में, बाढ़ की वजह से बह करके चला गया। अब उनके पास कुछ नहीं है। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना देश और अपना घर बार सब कुछ छोड़। जब घर ही नहीं बचा तो क्या करेंगे, तो जीवन की तलाश में, आजीविका की तलाश में वो यहाँ पे आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। अब वो बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में, गोल्ड मतलब वही आजीविका, भोजन, जीविकोपार्जन की तलाश में आए बड़े शहरों में जहाँ वो अभी रहते थे। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स का मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे धीरे बोलना, लुकिंग अवे। उसने कहा कि इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कोई काम नहीं आता, इसलिए मैं कचरा बीनता हूँ। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स बहुत चिकनाहट से, बहुत जल्दी से, फटाफट। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मैंने उससे कहा, लेखिका ने साहिब से कहा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। फट से मैंने कहा, फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि उसके लिए, मतलब ये इस तरह की सलाह उन बच्चों को देना जो भीख मांगते हैं, जो कचरा बीनते हैं, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, ये सब काम क्यों करते, मतलब इस तरह की सलाह बड़ी अटपटी और अजीब होती है। बोलना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उनके लिए, अगर वो स्कूल जा सकते तो बेशक वो स्कूल जाते, वो स्कूल नहीं जा सकते, इसलिए वो ये काम कर रहे हैं। वो इस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। जैसे मैंने, लेखिका ने साहिब से कहा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, साहिब ने फट से लेखिका को जवाब दिया। वो कहता है कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं। उसने अपनी निरंतर चल रही गरीबी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, कोई उच्चारण नहीं किया, कुछ नहीं कहा। अधिकतर लोग अपनी कमियों के बारे में, गरीबी को छिपाने की कोशिश करते हैं, और अपनी कमियों और गरीबी को छिपाने के लिए तरह तरह के बहाने और बयानबाजी, इस तरह की बातें वो करते हैं। तो साहिब ने क्या कहा, मेरे आस पड़ोस स्कूल नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना कि हर मोहल्ले में, हर घर, इंसान के घर के बगल में स्कूल खोलेगा तो आप स्कूल पढ़ने आओगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन फिर भी उसने क्या जवाब दिया कि मेरे आस पड़ोस में, मेरे घर के नज़दीक कोई स्कूल नहीं, इसलिए मैं नहीं जाता। व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, जब कभी कोई अगर वहाँ पे स्कूल बनाएगा तो मैं जाऊँगा। ये साहिब का जवाब था। काफ़ी मजाकिया जवाब था, लेकिन बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाला, तकलीफ देने वाला जवाब था ये। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही सेड स्माइलिंग ब्रॉडली। अब लेखिका ने भी देखो मज़े मज़े में क्या कहा। अब वो लेखिका है, स्कूल खोलने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसने कहा कि उसके आस पड़ोस में स्कूल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाता। तो लेखिका ने क्या कहा, अगर मैं स्कूल चालू करूं तो क्या तुम स्कूल आओगे, विल यू कम।
मैंने उससे पूछा, हाफ जोकिंग, नॉर्मली ही मजाक करते हुए। उसने कहा हाँ, और उसकी जो मुस्कुराहट थी बहुत ही विस्तृत थी, बहुत ही खुश कर देने वाली थी। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन गुजर गए, फिर मैं वहीं थी आस पड़ोस में अपने अपने घर के पास। तो मैं क्या देखती हूँ, जो साहिब है वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। इज योर स्कूल रेडी? अब देखो, मैंने मजाक में उस दिन कहा था और मैं भूल गई कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे। अब साहिब ने उस बात को दिल से ले लिया। यही होता है कि जाने अनजाने में हम अगर किसी से कोई इस तरह का वादा कर बैठे जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, या उस वादे का कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह के वादे हमें नहीं करना चाहिए। क्या पता सामने वाला आपके प्रॉमिस को, आपकी बातों को दिल से लगा बैठे, उसको सीरियस ले बैठे। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। साहिब आया मेरी तरफ दौड़ते, उसने कहा क्या आपका स्कूल बन गया? अब मैं क्या जवाब दूं? लेखिका सोच में पड़ गई। वो कहती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। आई से एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब क्या होता है? एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, शर्मिंदा हो जाना। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। मैंने कहा कि कुछ समय लगेगा स्कूल बनने में, इतना जल्दी थोड़ी बनता है। इस तरह की बात कहते हुए मेरे चेहरे पे, मेरे अंदर बड़ी शर्मिंदगी थी। मैंने उससे वो वादा कर दिया जिसका कोई मतलब, जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। लेकिन मेरे जैसे लोग जब इन जैसे लोगों के साथ कोई इस तरह का वादा कर देते हैं, तो इनके जो अंधेरा, इन हिज ब्लीक वर्ल्ड, इसके इन लोगों के अंधेरे जीवन में चारों तरफ रोशनी भर देता, और चारों तरफ वो सपना, वो वादा घूमता गूंजता नजर आता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने गुजर गए और मैंने उसे जाना। आई आस्क हिम हिज नेम। मैंने उसका नाम पूछा। साहिब आलम, ही अनाउंसेस। मैंने उससे पूछा, भाई बताओ तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है उसका नाम है साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। और वो कह तो रहा है साहिब आलम, लेकिन वो अपने नाम का मतलब भी नहीं जानता, जो नाम वो बड़े फक्र के साथ कह रहा। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब आलम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। तो अगर वो अपने नाम का मतलब जान जाए, जिसका मतलब क्या होता है? पूरे ब्रह्मांड का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और उसको खुद अपने नाम का अर्थ मायना जो है उसको विश्वास करने में बड़ा समय और बड़ी कठिनाई होगी। अनअवेयर, अनअवेयर का मतलब होता है जानकारी ना होना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स। ही रोम्स, रोम्स का मतलब होता है यहाँ वहाँ भटकना। द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ बस भटकता रहता है, बोरी उठाए कंधे पे टांगे बस घूमता रहता है, बस घूमता रहता है। नाम पूछो तो वो नाम क्या बताया? साहिब आलम। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और अपने दोस्तों के साथ कैसे घूमता है? एन आर्मी ऑफ बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव। जिन बच्चों के पास, जिन लोगों के पास पहनने के लिए चप्पल जूते नहीं होते, वो बिना जूते चप्पल के नंगे पैर घूमते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बेयर फुट। बॉयज हु अपीयर, अपीयर का मतलब होता है कहीं पे नजर आना, दिखाई देना, प्रकट होना। लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब होता है गायब हो जाना, एट नून। अच्छा, साहिब अज्ञानिता की तरह अपने नाम का मतलब ना जानने की जानते हुए, और यहाँ वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। उसके साथ बच्चों की एक आर्मी होती, और उन बच्चों के साथ वो ऐसा नजर आता, सुबह जैसे चिड़िया नजर आती हैं और दोपहर तक गायब हो जाती हैं, बस यहाँ वहाँ घूमता और गायब हो जाता। ओवर द मंथ्स, महीने गुजर गए। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? किसी की पहचान करना। ईच ऑफ देम। महीने गुजरे, मैं उनमें से एक एक को पहचानने लगी, जानने लगी। फिर मैंने उनसे सवाल किया। लेखिका क्या करती हैं? साहिब से सवाल करती हैं। वो कहती हैं, वाई अरंट यू वेयरिंग चप्पल्स। देखो यहाँ पे स्लीपर नहीं, डायरेक्ट शब्दों को लिखा गया है। वाई अरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? मैंने कई लड़कों से पूछा। आई आस्क वन, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली। वो कहता है, अब देखो सामने वाले लड़के ने क्या शार्पली उसने देखो बढ़िया बेहतरीन जवाब दिया। वो कहता है कि मेरी माँ सेल्फ से, अलमारी से निकालती ही नहीं है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर। अब उनमें जो दूसरा लड़का था वो कहता है अगर उसकी माँ सेल्फ से अलमारी से चप्पल निकाल के इसको दे दे, ये फेंक देता है, इसलिए इसकी माँ इसको चप्पल निकाल के देती नहीं और ये पहनता नहीं है। दूसरे लड़के ने कहा, हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अच्छा, वो लड़का वो कह रहा है जिसने जूते तो पहने हैं, लेकिन एक पैर में दूसरे रंग का जूता, एक पैर में दूसरे रंग का जूता। दैट मीन्स कहीं एक पैर का पा गया होगा, कहीं एक पैर का पहन लिया।
भाई उन्हें जूते पहनने से मतलब है ना, दुनिया को दिखाने से थोड़ी मतलब है। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। जैसे मैंने कमेंट किया कि भाई बताओ तुम्हारे जूते तो अलग अलग हैं, इस पैर में अलग जूता, उस पैर में अलग, जैसे मैं बोली तो उसने पैरों को छिपा लिया तुरंत। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए, और उस लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी भर, जितना बड़ा वह हो गया था, कभी भी एक जोड़े जूते पहने नहीं थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट। मैंने देश के कई हिस्सों में यात्रा की है, सफ़र की है, मैंने देखा है कि पूरे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां बच्चे नंगे पैर घूमते हैं, जिनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं होते। गरीबी का ये आलम है, गरीबी की ये स्थिति है कि वो एक जोड़ी जूते चप्पल भी ढंग से खरीद नहीं सकते। ओके, इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, लैक का मतलब होता है कमी, लैक ऑफ मनी, बट अ ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। अच्छा, जब मैं गुजरी और मैंने कई लोगों से पूछा आप लोग नंगे पैर क्यों घूमते हैं, क्या आपको तकलीफ नहीं होती, तो कई लोगों ने, उनमें से एक लोग ने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण दिया, जवाब दिया कि हम नंगे पैर इसलिए घूमते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम गरीब हैं, ये जूते चप्पल नहीं खरीद सकते, बल्कि हमारी परंपरा है जो सालों से चली आ रही है, हम उसको फॉलो करते हैं। आई वंडर, वंडर का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपीचुअल स्टेट, परपीचुअल स्टेट का मतलब होता है लगातार चलने वाली गरीबी की दशा। परपीचुअल मीन्स लगातार, स्टेट मीन्स दशा। बल्कि मैं आश्चर्य हुई कि देखिए कैसे उसने बहाना बनाया, एक्सक्यूज, एक्सप्लेन अवे मीन्स झूठ मूठ का विवरण देना। कैसे उसने झूठ मूठ का विवरण दिया अपनी लगातार चल रही गरीबी को छिपाने के लिए कि हमारे पास पैसा है, पहन सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हमारी परंपरा है। उसने बड़े ही चालाकी से जवाब दिया। आई रिमेंबर ए स्टोरी मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। मुझे एक बात याद है, जब मैं उदुपी एक गांव में गई तो एक आदमी ने मुझसे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, प्रीस्ट का मतलब पुजारी। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। उसने बताया कि एक बार की बात है, जिसके पिता, एक लड़के को वो जानते थे, एक उसके पिता मंदिर में पुजारी थे। जब भी वो अपने स्कूल जाता था, मंदिर के सामने खड़े होकर के बहुत ही संक्षिप्त रूप से वो पूजा करता था, और पूजा में वो अपनी प्रार्थना में वो क्या मांगा करता था, एक जोड़ी जूते भगवान उसे दे दें, बस। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन। 30 साल गुजर गए, मैं उसके कस्बे और उसी मंदिर पे वापस गई। विच वॉज नाउ ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन। अच्छा, वहां पे क्या था, अब बहुत ज्यादा डिसोलेशन, एकांतवासी पे वो जगह और मंदिर बना हुआ था। इन द बैक यार्ड, जब मैं उस मंदिर के पीछे के हिस्से में गई, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। अब उस मंदिर पे कौन रहता था, एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। अब उस पुजारी के घर में क्या थी, एक लाल और सफेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां थी। दैट मीन्स 30 साल पहले का जो हिसाब था, जो स्थिति थी, उस समय के पुजारी की वो अलग थी। अभी की जो पुजारी उसमें रह रहे हैं उसकी स्थिति अलग है। उनके घर में लाल और सफेद रंग की कुर्सियां हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक नौजवान यानी छोटा सा बच्चा है, बढ़िया सा, उसने ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ। वीयरिंग सॉक्स एंड शूज, सबसे बड़ी बात है उसके पैरों में मोजे और जूते दोनों हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। वो आता है और जैसे सारे बच्चे करते हैं, अपना स्कूल बैग उतारते हैं और ये फेंकते हैं, वो भी आता है और बेड पे अपने स्कूल का बैग फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। मुझे याद है कि 30 साल पहले जो लड़का प्रार्थना करता था मंदिर के सामने खड़े होकर कि मेरे पास काश एक जोड़ी जूते होते, उसकी प्रार्थना, उनकी जो प्रार्थना होती है वो पूरी हो जाती है। आज इस बच्चे के पास पूरी सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि जूते भी। लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब मैं जानती हूँ कि उम्मीद कभी नहीं खोनी चाहिए, जो देवी हैं उसने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पीकर्स। रैग पीकर्स का मतलब होता है कचड़े बिनने वाले। इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। अब इस तरह से पुजारी के बच्चों के पास तो चलो जूते चप्पल आ गए, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे आस पड़ोस में जो कचरा बिनने वाले लोग हैं वो आज भी होता है मेरे जान पहचान का। विद द बेयर फुट रैग पिकर्स। बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पैर। रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। मेरे एक पहचान ने मुझे बताया कि जो रैग पिकर्स हैं ये सब के सब कहाँ रहते हैं, सीमापुरी। सीमापुरी का दिल्ली का दूरस्थ इलाका है।
ठीक है। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, दूरस्थ इलाके को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से कई मील दूर पे एक जगह है जिसका नाम है सीमापुरी, वहाँ पे जितने कचड़े बिनने वाले लोग हैं वो रहते हैं। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, उस सीमापुरी इलाके में कौन लोग रहते हैं, वो पूरे कचरे बिनने वाले लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 और उसके बाद आ गए थे, और ये चारों तरफ फैल जाते हैं। साहिब्स फैमिलीज एमंग देम, साहिब का जो परिवार है उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अच्छा, सीमापुरी जो है एक बहुत ही जंगली तरह का इलाका था, कचरा फेंकने वाला, कचरा वहाँ पे पूरे दिल्ली का इकट्ठा किया जाता, उस जगह का इलाका था, बहुत खाली इलाका था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो भर चुका है। किन लोगों से भर चुका है, यही रैग पिकर्स के लोग जो हैं, जो बांग्लादेश से और बाहर से आए हैं, उनसे ये जगह पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, भर चुकी है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मर्ड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, डिवोइड्स ऑफ सीवेज, ओके, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। ये जगह कैसी है, लीव 10,000 रैग पिकर्स, ये जगह जो है बहुत गंदी है। यहाँ पे घर कैसे हैं, छत कैसे हैं, टीन छप्पर से छाई हुई, पन्नियों से छाई हुई, जहाँ पे पानी निकासी के लिए, गंदी पानी निकालने के लिए कोई नाली, कोई ड्रेनेज, कोई सीवेज नहीं बना है, पूरा गंदा पानी चारों तरफ भरा रहता है, पूरे पानी यहाँ वहाँ भरे रहते हैं। 10,000 कचड़ा बिनने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग यहाँ पे 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी परमिट के, लेकिन इनके पास राशन कार्ड हैं। राशन कार्ड इसलिए हैं जिनकी वजह से इनका वोटर लिस्ट में नाम है और इनको मुफ्त का राशन मिलता है। एंड अनेबल देम टू बाय ग्रेन, और किस चीज़ के लिए योग्य हो जाते हैं, अनाज के लिए। वो अनाज जो गवर्नमेंट देती है और बहुत ज़्यादा वो क्या होता है, सस्ता होता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, जाहिर सी बात है किसी पहचान पत्र से पेट थोड़ी भरेगा, पहचान पत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, जीवन। और जीवन किससे चलता है, खाने से चलता है। एक गरीब आदमी से पूछोगे ना, तो गरीब आदमी दिखावे पे नहीं जाएगा, गरीब आदमी चाहता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए पेट भर के, या आधा पेट कम से कम, वो उन्हें और उनके बच्चों को बस इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जब हमारा पेट भरता है तभी हमें कुछ और चीज़ चाहिए होती है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। ठीक है, हम चाहते हैं कि जब दिन का अंत हो, रात हो, हम सोने जाएं तो भैया हम और हमारा परिवार खाना खा ले, बिना पेट में दर्द के हम सो सकें। किसी फील्ड में किसी अनाज उगाने या वहाँ रहने से तो ज़्यादा बेहतर है कि हमें खाना मिल जाए बस। से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड साड़ी का मतलब होता है फटी हुई साड़ी। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने एक महिला से पूछा जो फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी बेचारी, मैंने पूछा कि बताओ तुमने अपने हरे भरे खेत और नदियाँ क्यों छोड़ दी। उसने कहा कि खाना ज़रूरी है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, हमारा घर बर्बाद हो जाता है, वहाँ पे ऐसे खेतों में रहने से बेहतर है कि हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ हमें 2 वक्त का खाना मिल जाए कम से कम। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स। अब ट्रांजिट होम्स का मतलब क्या होता है, कुछ दिनों के लिए घर बना लें। जहाँ कहीं उन्हें कचड़ा मिल गया, उससे उनका खाना पीना चलता है, उसको बेचा या वहाँ ढूंढा कुछ, वहीं पे वो अपने टेंट गाड़ लेते हैं, कुछ दिन के लिए वो घर बना के वहीं पे रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से वो रोम करते हैं, यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और यही करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। जो छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं और आगे चल के उनके पार्टनर्स बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, सीमापुरी में जीवन बिताने का मतलब क्या है, रैग पिकिंग। रैग पिकिंग का मतलब क्या होता है, कचड़ा बिनने का काम। थ्रू द ईयर्स, कई साल ऐसे गुजर गए, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, इस तरह से गुजरते गुजरते इन लोगों ने उसमें एक महारत हासिल कर ली। किस काम में महारत हासिल कर ली, कचड़ा बिनने के काम में। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए कचड़ा क्या था, सोने के बराबर था। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इनका भाई गार्बेज कचड़ा क्या था, उनके रोजमर्रा के जीवन के लिए खाना था। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। अब ये क्या कह रहे हैं कि उनके लिए छत का मतलब कोई भी टूटी फूटी चीज़ों से वो छत कर लेते थे, उनकी छत चूती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी वो और उनके बच्चे जीवन वहाँ पे गुजार रहे थे। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, वो कहती है या कहता है इवन अ 10 रुपी नोट साहिब से। जब मैंने साहिब से पूछा, साहिब ने कहा कई बार मुझे 1 रुपये मिल जाता, कई बार तो 10-10 रुपये के नोट तक मिल जाते हैं कचड़े में।
साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप, जब वो ये कह रहा था तो उसकी आंखों में एक चमक थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. अरे भाई जब आप कचड़े में एक सिल्वर कॉइन पा जाते हैं तो आप तो और ज़्यादा ढूंढते हैं, उम्मीद बढ़ जाती है ना कि यहाँ और होगा। एक आध रुपए 2-4 रुपए अगर कचड़े में मिल गया तो इससे उम्मीद जागती कि भाई इसमें और होगा, वो और स्क्राउंजिंग करते हैं। फॉर देयर इज अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा ढूंढने की उसमें क्या होती है, होप होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, और ये सभी बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। सभी के लिए गार्बेज का अपना अपना अलग अलग अर्थ था, उनके माता पिता के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग। बच्चों के लिए पैसा ढूंढना था, गोल्ड ढूंढना था, माता पिता के लिए सर्वाइवल था, लाइवलीहुड था। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। वो क्या था, एक आश्चर्यचकित काम करने वाला क्या था, कचरा उचरा ढूंढने का काम था। उनके पेरेंट्स के लिए क्या था, वो सर्वाइवल था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। मेरे आस पड़ोस में एक क्लब था, वहाँ पे जो साहिब था वो किनारे पे खड़ा हुआ था, फेंस्ड के, ठीक है, जो बाड़ लगा होता। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, आई लाइक द गेम ही हम्स। वो उन लोगों को देख रहा था जो टेनिस का गेम खेल रहे थे। मैंने पूछा क्या ये तुम्हें पसंद है, वो कहता हाँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंड